हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन प्रैक्टिस मैनुअल से, और ये है वीडियो का पार्ट नंबर 5। बाकी के 4 पार्ट आप बेसिकली यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। और आप सी ए फाइनल और सी एफ लेक्चर से रिलेटेड भी वीडियोज़ इस पर डालने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप वो भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुरू करते हैं 40 क्वेश्चन से। तो हाउ विल यू वाउच एंड वेरीफाई द फॉलोइंग? रेमुनरेशन पेड टू डायरेक्टर, refer to a general meeting or board meeting resolution for appointment। बेसिकली जनरल मीटिंग बोर्ड रेजोल्यूशन देखेंगे अपॉइंटमेंट के लिए, उसका अपॉइंटमेंट उस हिसाब से हुआ है। उसके बाद एग्जामिन कर देंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को, जनरल मीटिंग रेजोल्यूशन को ये डिटरमाइन करने के लिए कि मैनर ऑफ द पेमेंट मंथली की जाएगी, एक स्पेसिफिक परसेंटेज ये रहेगा नेट प्रॉफिट का। एग्रीमेंट देखेंगे डायरेक्टर के साथ क्या हुआ है, डायरेक्टर अटेंडेंस देखेंगे बोर्ड मीटिंग में, कंप्लाइंस देखेंगे प्रोविजन ऑफ द 197 198 का, कंप्यूटेशन देंगे नेट प्रॉफिट की और जो कमीशन पेबल किया गया डायरेक्टर को शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग में, कंप्यूटेशन देखेंगे नेट प्रॉफिट की जो सेक्शन 158 में 198 में हुआ है, जो डिटेल ऑफ कमीशन आपकी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट के हिसाब से हुई है नहीं। प्रॉफिट और लॉस ऑन द राइजिंग और सेल ऑफ द प्लॉट हेल्ड बाय रियल एस्टेट डेवलपर, जो आपकी लैंड है इन केस ऑफ द रियल एस्टेट डीलर विल बी करंट एसेट्स और नॉट ए फिक्स एसेट्स। जो आपकी लैंड होगी वो रियल एस्टेट डीलर के हिसाब से करंट एसेट्स होगी, फिक्स एसेट नहीं होगी। और जो बेसिकली वैल्यूड की जाएगी कॉस्ट ऑफ मार्केट वैल्यू के हिसाब से, विच एवर इज लेस। जो प्रॉफिट और लॉस राइज हो रहा है आपका सेल ऑफ द प्लॉट लैंड्स बाय रियल एस्टेट डेवलपर शुड बी वेरीफाई एज फॉलोज। हर प्रॉपर्टी एग्जामिन की जा रही है बिगनिंग ऑफ द डेवलपमेंट के हिसाब से, और जो स्पेशल रेफरेंस दिया जा रहा है नेचर ऑफ चार्ज को फाइंड आउट करने के लिए, जो अप्रोप्रिएट कॉस्ट और चार्जेस डेबिट हो रहे हैं अकाउंट में। जो बेसिस है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कॉमन चार्जेस का, वो डिफरेंट प्लॉट्स ऑफ द लैंड डेवलप ड्यूरिंग द पीरियड फॉर द बेसिस ऑफ द एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज। देखो ये कैसे काम कर रहे हैं। जो आपके लैंड प्राइस हैं अगर आपके अवेलेबल है उनकी लिस्ट, तो उसको कंपेयर करो एक्चुअल सेलिंग प्राइसेस से, और ये वेरीफाई करो जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ है सेल में आपका सेंक्शन किया गया है प्रॉपर अथॉरिटीज़ के द्वारा। पार्ट ऑफ सेल और सेल प्राइसेस के हिसाब से ये भी देखो जो आपके रिम्बर्स किए गए हैं टैक्स और एक्सपेंसेस, वो बेसिकली मेंटेन किए गए हैं किसी पर्पस के लिए। प्राइसेस अगर आपके ऑब्टेन किए गए हैं प्लॉट ऑफ लैंड के लिए जो या जो सोल की गई है बेसिकली प्लान मैप ऑफ द एंटायर ट्रैक के हिसाब से, तो अनरीजनेबल प्राइस वेरिएशंस देखो उनके इंक्वायर जो किए गए हैं। सेल प्राइस देखो डिफरेंट प्लॉट ऑफ द लैंड का, जो वेरीफाई किए जाने चाहिए रेफरेंस फॉर सर्टिफाइड कॉपीज़। आउट ऑफ द सेल प्रोसीड जो प्रोविज़न आपके एक्सपेंडिचर इनकर्ड के लिए बनाए गए हैं इम्प्रूवमेंट ऑफ द लैंड के लिए हैं, कैसे अकाउंटेड किए गए हैं। परचेज विद इनवॉइस, वाउचिंग एंट्रीज करते हुए परचेज विद इनवॉइस देखो, और ये पॉइंट्स हैं बेसिकली स्पेशली ऑब्जर्व करो। जो डेट ऑफ द इनवॉइस आपकी विद इन द अकाउंटिंग पीरियड में आनी चाहिए, जो इनवॉइस है आपकी नेम ऑफ द क्लाइंट पे होनी चाहिए, जो सप्लायर का अकाउंट है वो क्रेडिट होना चाहिए पूरे अमाउंट से ऑफ द इनवॉइस से, और रिडक्शन है अमाउंट ऑफ द इनवॉइस में वो बेसिकली प्रॉपर बेसिस पे होनी चाहिए। जो गुड्स आपको परचेज़ की जा रही है रेगुलरली डील की जानी चाहिए, प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में हर रोज़ आनी चाहिए। जो कॉस्ट ऑफ द परचेज और डेबिट होनी चाहिए प्रिपेड नॉमिनल अकाउंट में, और जो आपकी इनवॉइस साइन की जा रही है अकाउंटेंट के द्वारा, और जो वेरीफाई की जा रही है स्टोर कीपर के द्वारा, इंडिकेट करनी चाहिए डिटेल ऑफ द गुड्स जो टेकन किया गया है उसके द्वारा। और जो मैनेजर है उसको ऑफिशियल और कॉम्पिटेंट सेक्शन पेमेंट होनी चाहिए जो ऑथराइज करेगी पेमेंट से। वेज पे की जा रही है सीजन लेबर को, तो एसर्टेन और एवेल्यूएट करो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को रिक्रूटमेंट के लिए और सीजन लेबर के यूजेस के लिए। एग्जामिन करो जो लेबर हायर किए गए हैं प्रॉपर अथॉरिटी के थ्रू, और जो रेट्स ऑफ द पे के हिसाब से अप्रोप्रिएट लेवल पे होने चाहिए। अटेंडेंस देखो प्रॉपरली चेक की गई है टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट के द्वारा। ये चेक करो जो सर्टिफिकेट्स हैं वर्क डन के या लेबर के, और बेसिकली प्रॉपर पर्सन के हिसाब से किए गए हैं। कंप्यूटेशन ऑफ वेज पेबल देखो जो अकाउंट्स के हिसाब से डिडक्शन हुई है, कंफर्म करो सारी पेमेंट लेबर को की जा रही है एक्नॉलेज की गई हो। जो टाइम और जॉब रिकॉर्ड है ये इंश्योर करो लेबर है वो टाइम वर्क के हिसाब से पे कर रहा है, ट्रीटमेंट है एबनॉर्मल आइडल टाइम का वो हो रहा है। रिकनसाइल करो नंबर ऑफ द सीजन लेबर को पेरोल बेसिस पे और पर्सनल डिपार्टमेंट रिकॉर्ड्स के हिसाब से नंबर ऑफ द लेबर्स हैं जिस पे बेसिस आपकी पे की जा रही है इंश्योर किया जा रहा है, वो कोई गोस्ट वर्कर्स तो नहीं है, लाइक ऐसे सिंपल डाल दिया है। तो ग्रेटर इंपॉर्टेंस देखो सीजन लेबर की जो हायर की जा रही है टेम्प्रेरी बेसिस पे। रिफंड ऑफ द जनरल इंश्योरेंस प्रीमियम, जो रिफंड ऑफ द इंश्योरेंस प्रीमियम है वो अर्ली प्रोविजन पेमेंट ऑफ द प्रीमियम के हिसाब से होनी चाहिए, और जो पॉलिसी है वो कैंसिल होनी चाहिए लेटर डेट में। जो ऑडिटर है फॉलोइंग स्टेप्स लेगा फंड्स को वाउच करने के लिए। एसरटेन करेगा जो रीज़न ऑफ द फंड्स इंश्योरेंस प्रीमियम होने चाहिए। एग्जामिन करेगा इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को कवर नोट को फाइंड आउट करने के अमाउंट ऑफ द प्रीमियम। वेरीफाई करो एडवाइस को कि ये रिफ़ंड रिसीव्ड हो रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी से, और जो रिफ़ंड आपके एडमिटेड किए गए हैं वो इंश्योरेंस कंपनी ने आपको एडवाइस भेजी है।
और जो एविडेंस है, कवर लेटर है या आपके चेक्स हैं, वो रिफंड्स के हिसाब से आने चाहिए। अगर चेक आपके इशू किए गए हैं तो एडवांस में इंश्योरेंस कंपनी को जाने चाहिए। स्क्रूटनाइज होने चाहिए कॉरस्पेंडेंस से इंश्योरेंस कंपनी क्लाइंट के हिसाब से। एंट्रीज को बैंक बुक में चेक करो, बैंक स्टेटमेंट में चेक करो, जो काउंटर फोइल है पे इन स्लिप्स के, वो वेरीफाई नहीं होनी चाहिए। एज एन ऑडिटर, व्हाट आर द एसेंशियल पॉइंट टू बी बोर्न इन माइंड व्हाइल एग्जामिन ए वाउचर। वाउचर एग्जामिन करते हो क्या क्या देखेंगे हम? डेट ऑफ द वाउचर देखेंगे जो अकाउंटिंग पीरियड में हो रही है, क्लाइंट के नेम पे देखेंगे, ड्यूली ऑथराइज देखेंगे, सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स देखेंगे जो बेसिकली रिसीव हो रहे हैं या एग्जिस्टेंट और ट्रांजेक्शन के हिसाब से एंटर किए जा रहे हैं। जो अकाउंट आपके अमाउंट ऑफ द वेंचर के वाउचर के हिसाब से आ रहे हैं, वो आपके क्लियरली डिस्क्लोज होने चाहिए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिसिप्ट्स को, और पेमेंट आपकी पोस्टेड की जा रही है फाइनल अकाउंट में। एग्जामिनेशन आपका ओवर हो गया और हर वाउचर आपका इम्प्रेस हो गया रबर स्टैंप्स के थ्रू, तो आप बेसिकली इसको प्रेजेंट कर सकते हो इन द स्पॉट ऑफ अनदर एंट्री के लिए। Indicate the expenses which are essentially of the revenue nature if incurred for creating assets as regard is the expenditure of capital nature. Expenditure which are essential of the revenue nature incurred for creating assets adding to value for achieving the higher product. एक्सपेंडिचर और कैपिटल नेचर क्या हो सकते हैं? मटेरियल और बेसिस, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया गया कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग के लिए। लीगल एक्सपेंसेस किए गए हैं आपके परचेज ऑफ लैंड और बिल्डिंग के लिए। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुए हैं परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी के लिए, या आपका रिपेयर किया गया है कोई बड़ा प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। पेजेस पेड की गई है इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ द मशीनरी के लिए, और इंटरेस्ट पे किया गया है जब एसेट्स आपकी कंस्ट्रक्ट हुई उससे पहले। ये सारे बेसिकली आपके रेवेन्यू नेचर के होते हैं, लेकिन वो कैपिटलाइज किया जाता है। और ये ड्यूटी होती है ऑडिटर की, नॉट ओनली टू एग्जामाइन द प्रिसाइज पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर बट ऑल्सो कंसिडर विच हैज़ टू बी कैपिटलाइज। कास्टिंग और टोटलिंग इज़ इंपॉर्टेंट टूल फॉर द ऑडिटर। कास्टिंग एंड टोटलिंग बेसिकली इंपॉर्टेंट टूल होता है ऑडिटर के लिए। जो ऑडिटर बेसिकली टोटल देखता है वेज बिल का, जो इम्प्लीमेंट किया जाता है टोटलिंग कॉलम में वेज पेबल एंटर करके। ये फ्रॉड बेसिकली डिटेक्ट होता है टोटल ऑफ द वेज बिल चेक करते हुए। कैशियर क्या करता है, मिसअप्रोट कर देता है रिसिप्ट्स को अकाउंट रिसीवेबल्स के हिसाब से, और जो टोटलिंग ऑफ द रिसिप्ट्स कॉलम होती है वो कैश बुक के हिसाब से होती है। जो शॉर्टेज देखी जाती है कैश में और बेसिकली कवर की जाती है ओवर टोटलिंग के थ्रू। जो फ्रॉड्स आपके डिटेक्ट होते हैं टोटल ऑफ द कैश बुक के हिसाब से जनरल लेजर आपकी चेक की जाती हैं। जो टोटल होते हैं कैश बुक के और लेजर के, वो बेसिकली पेंसिल से लिख दिए जाते हैं, और बुक कीपर क्या करता है उसको बोलता है बाद में कि इसको इंक से टोटल को वेरिफिकेशन से पहले, मतलब वेरिफिकेशन से पहले इंक से लिख दो, पेन से लिख दो। जो इसको डिटेक्ट करने के लिए ऑल्टर किया जाता है टोटल मिस्टेक्स को। बेसिकली फ्रॉड कमिटेड किया जाता है इन मैनर्स में। कास्टिंग ऑफ द रिसिप्ट साइड ऑफ द कैश बुक, जो रिसिप्ट साइड है उसको कम कर दिया, पेमेंट साइड है उसको बढ़ा दिया। फिक्टिशियस एंट्रीज हैं जो कैश कॉलम में की गई हैं और डिपॉजिट की गई हैं, उनको बेसिकली कोई भी डिपॉजिट बनाया नहीं उनके रिगार्डिंग। पोस्टिंग और अमाउंट ऑफ द कैश है जो क्रेडिट के लिए दिया जा रहा है उसको विड्रॉ कर दिया, और जो रॉन्ग टोटल है बैलेंसेस को उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया कैश बुक में। प्रोसीजर्स क्या हो सकते हैं टेस्ट करने के लिए ऑथेंटिसिटी ऑफ द कैश एट बैंक? भाई टेस्टिंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ द कैश एट बैंक फॉलोइंग एरिया में भी कंसिडर। अपार्ट फ्रॉम कंपेयरिंग द एंट्रीज इन द कैश बुक with the passbook, auditor should obtain a certificate from the bank confirm that the shown in the passbook। बेसिकली एक सर्टिफिकेट लेगा कितना बैलेंस मेरे बैंक में शोन हो रहा है। बीआरएस को एग्जामिन करेगा, प्रिपेयर करेगा लास्ट डे ऑफ द ईयर के हिसाब से। जो चेक आपके इशूड किए जा रहे हैं एंटिटी के हिसाब से, वो प्रेजेंट होने चाहिए लास्ट डे फॉर द पेमेंट के लिए। जो चेक आपके डिपॉजिट किए जा रहे हैं कलेक्शन के लिए, वो क्रेडिट होने चाहिए बैंक अकाउंट में। जो आपको स्पेशल अटेंशन दी जा रही है कुछ आइटम्स को रिकन्सिलियेशन स्टेटमेंट में, वो आउटस्टैंडिंग होनी चाहिए लॉन्ग पीरियड के लिए। ऑडिटर बेसिकली एसरटेन करेगा रीजन ऑफ सच आउटस्टैंडिंग कितना हो रहा है। एग्जामिन करेगा रेलेवेंट सर्टिफिकेट्स को फिक्स डिपॉजिट्स के हिसाब से। ऑडिटर ये भी एग्जामिन करेगा जो आपकी पॉसिबिलिटी हो रही है बैलेंसेस की वो इन अप्रोप्रिएट अकाउंट्स के हिसाब से सही होनी चाहिए, और जो बैलेंसेस हैं और डिपॉजिट हैं वो उन पर स्पेसिफिक चार्ज लगना चाहिए। और बेसिकली रिक्वायरमेंट अगर किसी लॉ की, तो ऑडिटर उसको एग्जामिन करेगा डिस्क्लोजर देने के लिए। जो रिमिटेंस होती है ट्रांजिस्ट की, वो बेसिकली एग्जामिन की जानी चाहिए क्रेडिट के हिसाब से बैंक में और सब्सिक्वेंट पीरियड के हिसाब से। अगर आपका ऑडिटर ये देखता है कि जो रिमिटेंस है क्रेडिट नहीं किया गया उस पीरियड में, तो वो बेसिकली उस चीज़ को उसका रीज़न पूछेगा। जो ऑडिटर है एग्जामिन करेगा जो एडजस्टमेंट आपकी की गई है चेक्स के रिगार्डिंग। और अगर कोई मेटेरियल बैंक अकाउंट में कोई मेटेरियल अमाउंट पड़ी हुई है बैंक अकाउंट में और वो ब्लॉक है, तो उसको भी बेसिकली वो एग्जामिन करेगा कि उसका एडजस्टमेंट कैसे होनी चाहिए और क्यों ब्लॉक है। ऑडिटर बेसिकली नंबर ऑफ द बैंक अकाउंट देखेगा जो मेंटेन किया जा रहा है एंटिटी के द्वारा, और जो लार्ज उनका बेसिकली पोर्शन है वो रिलेशन ऑफ द साइज, और ऑडिटर एक्सरसाइज करेगा इन द ग्रेड की। कंट्रीब्यूशन है वही है 5%, मतलब एक सेकंड ये अलग है। जनता कंट्रीब्यूशन से ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर टू पॉलिटिकल पार्टी, हाँ
बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी को सेक्शन 128 के अकॉर्डिंग जो आपका कंट्रीब्यूशन होता है एवरेज नेट प्रॉफिट का, वो 7.5% से ज़्यादा नहीं हो सकता। जो ये बेसिकली यहाँ पे किया गया 7.8 लैक्स है, जो 100 लाख का 7.5% 7.5 लैक्स है, तो ये ज़्यादा है। तो वोलेशन ऑफ प्रोविज़न है, तो ये बेसिकली ऑडिटर इसको क्वालिफाई करेगा रिपोर्ट को। वाउच और वेरीफाई द रिपेयर टू एसेट्स कैसे होगा भाई? जो रिपेयर टू एसेट्स कैसे देखा जाएगा? जो लाइन डिमेक्रेटिंग द रिपेयर रिन्यूअल इट्स लेंडर यूजली इट इज़ नॉट अ सिंपल मैटर टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ द एक्सपेंडिचर। बेसिकली सिंपल नहीं है, क्योंकि रिपेयर भी आपको देखना पड़ेगा किस हिसाब से रिपेयर किया गया है, वो कैपिटलाइज करना चाहिए नहीं। इंक्लूडेड एज ए चार्ज फॉर द रिपेयर्स शुड बी कंसिडर फॉर द रिन्यूअल ऑफ द एसेट्स एडिड टू कोस्ट। लेकिन अगर आपका एज ए चार्ज माना गया है तो उसको आप एसेट की वैल्यू में ऐड कर दोगे, क्योंकि रिन्यूअल ऑफ द एसेट्स आपका हो गया। इट मे सम टाइम पॉसिबल डिटरमाइन दिस कंसिडरेशन नेचर ऑफ रिपेयर कैरिड आउट। कई बार ये हो सकता है कि बेसिकली आपका कंसिडरेशन आपका नेचर ऑफ रिपेयर के हिसाब से काम कर रहा है। जो प्रपोर्शन है आपका चार्ज का वो इफेक्ट करेगा इंक्रीजिंग के हिसाब से, और जो आपकी वैल्यू ऑफ द एसेट्स हैं और जो लाइफ है आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर मानी जाएगी। ये बेसिकली पॉसिबल नहीं होता कि ओपिनियन देना बेसिस ऑफ द एविडेंस के हिसाब से। जो आपका नेचर ऑफ रिपेयर है, सर्टिफिकेट मिल रहा है इंजीनियर से सुपरविजन के लिए, वो बेसिकली कैरिड आउट किया गया है। ये इंश्योर करेगा जो रिपेयर है सर्टेन एसेट्स लाइक बिल्डिंग मशीनरी सेपरेटली डिस्क्लोज होने चाहिए सर्कमस्टांसेस ऑफ सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग। 8 एरियाज देखो जो एक्सटर्नल कंफर्मेशन यूज़ की जा रही है। बैंक बैलेंस और अदर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द बैंकर वहाँ से लेने में, अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस में, इन्वेंट्री हेल्ड फ्रॉम द थर्ड पार्टी वहाँ से ले लेंगे कंफर्मेशन, प्रॉपर्टी ऑफ द डीड बाय थर्ड पार्टी वहाँ से ले लेंगे। इन्वेस्टमेंट परचेज की जा रही है लेकिन डिलीवरी नहीं हुई है। आपकी लोन फ्रॉम द लैंडर, अकाउंट पेबल बैलेंस और लोन एक्सटेंडिंग शेयर एप्लीकेशन मनी, ये सारी चीज़ें जहाँ से परचेज कंसिडरेशन देखेंगे। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग रेमुनरेशन पेड टू डायरेक्टर इन केस ऑफ द पब्लिक कंपनी और पेमेंट फॉर द एक्विजिशन ऑफ एसेट। अगर आपकी रेमुनरेशन डायरेक्टर को पे की गई है तो ये कंसिडर बेसिकली पॉइंट किए जाएंगे पब्लिक कंपनी के केस में। एग्जामिन द एंटाइटलमेंट डायरेक्टर आर नॉट एंटाइल्ड टू रेमुनरेशन पेड आइदर अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ आर्टिकल एसोसिएशन और द रेजोल्यूशन ऑफ जनरल मीटिंग। एंटाइटलमेंट देखो एक्चुअली उसको मिलनी भी थी या नहीं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रोविजन देखो कि उसके अकॉर्डिंग को देनी चाहिए या नहीं। लीगल प्रोविजंस देखो उनको फॉलो किया गया नहीं। एग्जामिन करो कि आपके सेक्शंस को फॉलो किया गया नहीं। सेक्शन जो आपके मैनर ऑफ द पेमेंट और मैनेजर रेमुनरेशन से डील कर रहे हो, जो आपके पेमेंट ऑफ द सेटिंग फीस से डील कर रहे हो, जो प्रिस्क्राइब करते हो ओवरऑल लिमिट को मैनेजर रेमुनरेशन के, और जो शेड्यूल 5 कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग आपको रेमुनरेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए नहीं। जो प्रोविज़न हो सेक्शंस का वो रेमुनरेशन और अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट्स के रिगार्डिंग काम कर रहा हो। पेमेंट फॉर द एक्विजिशन ऑफ एसेट्स, ये पॉइंट्स बेसिकली देखेंगे एक्विजिशन एसेट्स के। जो परचेज एसेट की वो सपोर्टेड की जा रही है सबसे ऑफ द अमाउंट पेड के हिसाब से। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो ऑडिटर इंस्पेक्ट करेगा टाइटल डीड्स को। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो बेसिकली पासिस की जाएगी उन्हीं रजिस्ट्रेशन के थ्रू। और ये ऑडिटर के लिए ज़रूरी है कि प्रॉपर्टी अगर रजिस्टर्ड की जाइए तो परचेज़र के नाम पे वो देखें और रेगुलेशंस देखें कि इसके अकॉर्डिंग वो हुई है, और वेरीफाई करें उन चीज़ों को। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो रजिस्ट्रेशन ऑफ द ओनरशिप देखेगा, कार शिप वेरीफाई की गई रजिस्ट्रेशन के थ्रू, और वो बेसिकली परचेजेस के थ्रू बनाई गई है। और ये देखेगा ऑडिटर ने सर्टिफाइज किया है एग्जिस्टेंस को, टाइटल को प्रॉपर्टी के। ये भी वेरीफाई करेगा जो एसेट्स आपकी परचेज़ की गई हैं वो खाली ओनली बाय द पर्सन हु हैज़ द अथॉरिटी टू डू सो। जो आपकी एसेट्स आपकी परचेज़ की गई हैं तो वो खाली उन्हीं पर्सनस के द्वारा होनी चाहिए जिसकी अथॉरिटी उसको काम करने की। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वो इन्वेस्ट करेंगे फंड्स ऑफ द कंपनी, और जो बोर्ड बेसिकली सैंक्शन करेगा परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स को। अगर आपके बेनिफिट ऑफ द आइटम और एक्सपेंसेस लिए गए हैं तो और एक्वायर्ड किए जा रहे हैं परचेजर्स के द्वारा, तो वो अलोंग विद द अदर एसेट्स होने चाहिए। अगर आपकी वैल्यू डेबिट की गई है किसी सेपरेट अकाउंट में, जो मोटर कार परचेज की जा रही है सर्टेन टैक्सेस इंश्योरेंस चार्जेस के हिसाब से, वो बेसिकली सेलर ऑफ द पेड के हिसाब से एक्सपायर नहीं होने चाहिए। जो एसेट कंस्ट्रक्ट और मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं क्लाइंट के द्वारा, और जो बिल्डिंग आपकी कंस्ट्रक्ट की जा रही है, प्लांट और मशीनरी आपकी कंस्ट्रक्ट बनाई जा रही है लेबर और मटेरियल के द्वारा, वो वेरीफाई होनी चाहिए कॉस्ट ऑफ द लेबर के हिसाब से। और जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके इनकर किए जा रहे हैं कॉस्ट ऑफ द एसेट्स के हिसाब से, प्रॉपर एलोकेशन ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर के हिसाब से होने चाहिए। ये भी देखेगा जो एक्सपेंसेस और रिपेयर्स आपके मेंटेन होने चाहिए और कैपिटलाइज होने चाहिए, और जो कॉस्ट ऑफ एडिशंस हैं और रेवेन्यू एक्सपेंसेस है वो भी पूरी तरह रिकॉर्ड होने चाहिए।